गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम लोग इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड वेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि हमारा एयर, वाटर और लैंड पॉल्यूशन हम कवर करने वाले हैं। ये आपकी यूनिट 5 है। ओके। और आप लोग जो आपका क्वेश्चन आंसर सेशन है, मतलब क्वेश्चन आंसर का जो एक ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें आप लोग क्वेश्चन आंसर्स पूछ सकते हैं। और आप लोग अगर मतलब मेरी आवाज़ बीच में क्लियर नहीं हो या कुछ ऐड करना हो या कुछ भी हो, तो वो भी उसी में कमेंट कर सकते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन में ही। अगर आपको लग रहा है फास्ट पढ़ा रही हो या समझ नहीं आ रहा, या कोई टॉपिक या कोई चीज़ जो आपको स्पेसिफिकली समझ में नहीं आई, तो आप उसमें पूछ सकते हैं, तो मैं उसको दोबारा रिपीट कर दूंगी। ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं आगे की क्लास में। तो हम पढ़ेंगे इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, वेस्ट वाटर एंड लैंड मीडिया। ओके। मतलब कि किस किस का, एयर का, वाटर का और लैंड का पॉल्यूशन, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें हमारे कंटेंट्स होंगे कि एयर पोल्यूशन क्या होता है, फिर एयर पोल्यूशन के सोर्सेस क्या है, फिर क्राइटेरिया एयर पोल्यूशन क्या है ना, फिर ट्रेंड्स क्या है, नेशनल एमिशन ऑफ क्राइटेरिया पोल्यूटेंट्स को, फिर कंपैरिजन ऑफ जो मतलब अलग अलग इमिशन सिनेरियो उनका है ना। फिर हम बात करेंगे कि पॉपुलेशन ग्रोथ किस किस तरह से हो रही है। फिर हम बात करेंगे परसेंटेज चेंज इन एयर क्वालिटी। उसके बाद हम बात करेंगे वाटर पोल्यूशन के बारे में। फिर वाटर पोल्यूशन के जो सोर्सेज क्या है ना, वो मतलब कैसे होता है, फिर वाटर की क्वालिटी क्या है ना। ठीक है। उसके बाद में अपन बात करेंगे इंडस्ट्रियल वेस्ट की, जिसमें कि हम लैंड पोल्यूशन के बारे में बात करेंगे, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट की। ओके। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एयर पोल्यूशन का, कि एयर पोल्यूशन, सबसे पहले तो एयर पोल्यूशन होता क्या है। एयर पोल्यूशन होता है कि जब एयर में मतलब कोई भी पोल्यूशन का हम अगर डेफिनेशन देखेंगे, तो व्हाट इज पोल्यूशन। पोल्यूशन इज, ये आपका यूनिट 5 है जो हमारे है उसके अंदर सिलेबस में। एंड आई होप आप लोगों को एसओएल की वेबसाइट पे नोट्स मिल गए होंगे, जो ई कॉपी है नोट्स की, तो वो आप सब लोगों को मिल गई होगी, और अगर प्रिंट मिलना है तो वो भी। तो एसओएल की वेबसाइट पे आप जाके देख सकते हैं, और एसओएल से आप नोट्स भी कलेक्ट कर सकते हैं जाके। तो वेबसाइट के ऊपर हिंदी में इंग्लिश में दोनों में ईवीएस की आपको बुक मिल जाएगी। तो हम उसी के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं। उसके अलावा एक ये इरेक बरूचा की बुक है, ये भी आप लोग रेफर कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। और इसकी सॉफ्ट कॉपी मेरे पास है, मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगी। ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं कि जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है ना, तो इसके पहले तो हम बात करते हैं नॉर्मल पोल्यूशन क्या होता है। तो पोल्यूशन क्या होता है, पॉल्यूशन, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन या पॉल्यूशन इज कि जब इन्वायरमेंट के अंदर कोई अनवांटेड अनवांटेड एलिमेंट आ जाता है, और जो कि हार्मफुल भी है ना, दैट इज अनवांटेड, लाइक दैट इज नॉट यूजफुल एंड दैट इज हार्मफुल। इफ समथिंग केम इनटू द एनवायरनमेंट, एनी एलिमेंट दैट इज अनवांटेड, मतलब हमें उसकी जरूरत नहीं है, एंड दैट इज हार्मफुल, कि वो हमें कोई लॉस कर सकता है या कोई नुकसान पहुंचा सकता है, तो ऐसी ऐसी चीजों को हम क्या बोलते हैं, पोल्यूटेंट्स या प्रदूषक। और अगर इन्वायरमेंट में ऐसी चीजें प्रेजेंट है या आ गई है, तो हम उसको बोलेंगे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन या पर्यावरण प्रदूषण। अब जो हमारा ये पोल्यूशन या प्रदूषण होता है, कितने प्रकार का होता है, ये मतलब काफी टाइप्स का होता है। तो वो हम, एक तो होता है मीडिया के हिसाब से कि किस मीडिया में हुआ, जैसे एयर में हुआ तो एयर पोल्यूशन, वाटर में हुआ तो वाटर पोल्यूशन, सॉइल में हुआ तो सॉइल पोल्यूशन। तो एयर पोल्यूशन अब क्या हुआ, जब एयर के अंदर, हमारे एटमॉस्फेयर में या एयर में कोई अनवांटेड
कोई भी चीज है जो अनवांटेड है वो आ गई, और पहली बात तो वो क्या है, अनवांटेड है, दूसरी बात वो क्या है, हार्मफुल है, ठीक है, पॉल्यूशन। 1 मिनट तक मुझे अपना लैपटॉप चार्जिंग के लिए कनेक्ट करना पड़ेगा, सो वन जस्ट जस्ट गिव मी 1 मिनट। हाँ, आपके जो क्वेश्चंस है कमेंट बॉक्स में, मैं जो क्वेश्चन आंसर सेक्शन में, मैं क्वेश्चंस का लास्ट में आंसर करूंगी सारों का, ठीक है। किसी ने बुक के लिए पूछ रखा है, और बाकी जो भी क्वेश्चंस है मैं एंड में उसको आंसर करूंगी। ओके, सो हमने एयर पोल्यूशन की डेफिनेशन की बात कर ली थी कि एयर पोल्यूशन क्या होता है। एयर पोल्यूशन क्या होता है, जब कोई अनवांटेड और हार्मफुल, मतलब दैट इज, एक तो वो रिक्वायर्ड नहीं है ना, अनावश्यक है, ठीक है, एंड दैट इज हार्मफुल ऑल्सो, दैट इज वो कोई घातक है, मतलब कोई ना कोई नुकसान पहुंचाएगा वो आपको। तो उस ऐसे मटेरियल्स को हम क्या बोलते हैं, पॉल्यूटेंट्स। और ऐसे जब आ जाते हैं किसी भी इन्वायरमेंट में, तो हम उसको बोलते हैं इन्वायरमेंटल पोल्यूशन या पर्यावरण प्रदूषण। और ऐसे, और जब एयर के अंदर ऐसे पॉल्यूटेंट्स आ गए तो हम उसको बोलेंगे एयर पोल्यूशन, ठीक है, या वायु प्रदूषण। तो इसका क्या क्या इफेक्ट होता है, एक तो क्या होता है कि हेल्थ इफेक्ट्स होते हैं, है ना, इकोसिस्टम हेल्थ पे, ह्यूमन हेल्थ पे, कि बहुत सारे पोल्यूशन पॉल्यूटेंट्स है वो क्या करेंगे, कई तरह की बीमारियां हो सकती है पॉल्यूटेंट्स से, है ना। तो एक तो हेल्थ पे आपके इम्पेक्ट होगा, लंग्स से रिलेटेड बीमारियां हो सकती है, इस तरह की बीमारियां होती है, तो एक तो आपकी हेल्थ पे इम्पेक्ट होगा। दूसरा होगा इकोसिस्टम की हेल्थ पे, कि जो जहाँ के प्लांट्स है वहाँ पे, और जो चीजें उनसे उन पे इफेक्ट होगा। फिर एक इसका बाय इफेक्ट ये भी होता है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट भी होता है, जो टेम्परेचर बढ़ता है ना उसमें भी काफी पॉल्यूटेंट्स का रोल होता है, और मेनली तो वैसे कार्बन डाइऑक्साइड का रोल होता है। फिर जो अगर ओजोन डिप्लीटिंग, जैसे सीएफसी वगैरह है, जो ओजोन का डिप्लीशन होगा उससे। फिर एसिडिफिकेशन होगा, पोल्यूशन से क्या होगा कि एसिड, मतलब जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है वो सब, अगर वो बारिश के साथ गिरेगी तो क्या होगा, एसिडिक रेन होगी, और उससे एसिडिफिकेशन होता है। जो पानी के सोर्सेज वगैरह है, स्मोक फॉर्मेशन होता है। स्मोक क्या होता है, जो स्मोक होती है प्लस फोग, कि जो पोल्यूशन की पॉल्यूटेंट्स की जो स्मोक है ना, और जो मतलब आपके व्हीकल से जो स्मोक निकलती है, जो गाड़ियां चलती है, जो इंडस्ट्रीज से निकलती है, वो फोग के साथ मिल जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्मोक। ये कब होता है, ये चीज होती है आपकी विंटर्स के अंदर, है ना, विंटर्स के अंदर ज्यादा, क्योंकि उस समय फोग पाया जाता है, तो वो स्मोक उसमें फोग में मिल जाता है। तभी तो विंटर्स में आप देखते हो ना, पोल्यूशन कितना गंदे तरीके से एक लेयर सी हो जाती है, क्योंकि वो स्मोक बन जाता है उस समय, और वो हटता नहीं है, तो वो एकदम पूरा, मतलब वो एकदम पूरा एकदम जमीन के ऊपर ही लेयर बन जाती है आपकी पोल्यूशन और फोग की। तो उसको हम स्मोक प्लस फोग, हम बोलते हैं स्मोक फॉर्मेशन। फिर यूट्रोफिकेशन क्या होता है, जब जो न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे कि नाइट्रोजन है या फॉस्फोरस, इसकी मात्रा बहुत ज्यादा जब बढ़ जाती है पानी के अंदर, तो वहाँ क्या होता है, बहुत सारी, जैसे कि कोई एक ही एक स्पीशीज फैल जाती है, पूरा पानी है ना ऐसे ग्रीन ग्रीन हो जाता है, मतलब ग्रीन ग्रीन लगने लगता है, उसमें शैवाल या फिर आपका ये जलकुंभी वो फैल जाती है पूरी, तो बहुत ज्यादा एक ही न्यूट्रिएंट होने से, तो उसको हम बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। ये किस वजह से होता है, जैसे जो घरों से जो पानी जाता है ना, और फिर जो आपका जो पेस्टिसाइड्स वगैरह आते हैं, और जो एयर पोल्यूशन होता है उससे बारिश होती है ना, तो उसमें बहुत सारा नाइट्रोजन और वो सब प्रेजेंट होता है, तो उसको हम बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। तो सोर्स क्या होते हैं, है ना। तो जब हम बात करते हैं ना एयर पोल्यूशन के सोर्स की,
तो जब हम सोर्स की बात करेंगे तो क्या होगा, दो तरह के एयर पोल्यूशन के सोर्स के बेसिस पे हम उनको दो तरह से, एक तो होता है प्राइमरी, है ना, प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स की वो प्राइमरीली जमीन, मतलब उनका प्राइमरी इमिशन हुआ है कहीं ना कहीं से और वो एयर में जा रहे हैं। दूसरा है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स, जैसे कि अब प्राइमरी क्या हुआ, आपका नाइट्रो NO जा रहा है ना, NO2 जा रहा है। अब वो क्या करेगा, एयर में जाके और एक रिएक्शन करेगा और उससे दूसरा पोल्यूटेंट बन जाएगा एयर में जाके, जैसे कि ओजोन बच जाएगी या हाइड्रोनाइट्रोजन ऑक्साइड बन जाएगी, है ना। तो इस तरह की चीजें बन जाएगी उससे, तो उसको हम उनको बोलते हैं सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। प्राइमरी जो सोर्स से सीधा जा रहे हैं, सेकेंडरी जो एयर में रिएक्शन होके बन रहे हैं, ठीक है। तो एयर जो सोर्सेज है, मतलब प्राइमरी सोर्सेज, वो क्या है, एक तो रूटीन इमिशन फ्रॉम स्टेशनरी सोर्सेज, जैसे कि अपने इंडस्ट्रीज वगैरह है उन सब से, है ना। दूसरा क्या है, एक्सीडेंटल रिलीजेस हो जाते हैं, जैसे ऑयल स्पिल्स या कोई भी चीज है जिसका एकदम सडनली एक्सीडेंटली रिलीज हो गया। फिर फॉरेस्ट फायर जब होता है तो काफी सारे पार्टिकुलेट मैटर, CO2, CO, NO2, ये सब पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं। फिर उसके बाद एक क्या हो गया, मोबाइल सोर्सेज, मतलब स्टेशनरी तो मतलब जो एक जगह है, जैसे इंडस्ट्री लगी हुई यहीं से इमिशन उसकी चिमनी से होते रहते हैं। मोबाइल मतलब जो चलते फिरते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। तो ऐसे सोर्सेज में क्या आती है, गाड़ियां, जो गाड़ियों से धुआं निकलता है, जो उनसे पोल्यूशन निकलता है, व्हीकल से, वेहिकुलर इमिशन हम जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो मोबाइल सोर्सेज क्या होता है, लगभग 50% कंट्रीब्यूट करते हैं एयर पोल्यूशन में। फिर उसके अलावा जो मेजर सोर्सेज हैं जो स्टेशनरी वाले हैं, है ना, और जो एरिया एंड अदर सोर्सेज है वो 24% कंट्रीब्यूट करते हैं। अब एक टर्म आती है यहाँ पे, क्राइटेरिया। तो इसमें क्राइटेरिया एयर पोल्यूटेंट्स, क्राइटेरिया एयर पोल्यूटेंट्स का मतलब क्या होता है कि एक से रिपोर्ट पब्लिश की थी, उसके अंदर जो सबसे ज्यादा एयर पोल्यूशन करते हैं उनको क्राइटेरिया पोल्यूटेंट्स बोलते हैं। 6 क्राइटेरिया एयर पोल्यूटेंट्स है, ये इन्वायरमेंटल जो प्रोटेक्शन एजेंसी है उसकी तरह पे, और उसके लिए सबकी जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन लेवल क्या होना चाहिए, और उसके एडवर्स ह्यूमन इम्पैक्ट क्या क्या हो सकते हैं, ये दिया हुआ है, ठीक है। क्राइटेरिया एयर पोल्यूटेंट में क्या क्या आता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, है ना, ये ब्राउनिश गैस है जो इरिटेट करती है रेस्पिरेटरी सिस्टम में ऑर्गेनिज्म, है ना, ओरिजिनेट फ्रॉम कंबशन, ये ज्यादातर क्या होती है, कंबशन से निकलती है, ठीक है। ओजोन है ना, जो ग्राउंड लेवल की ओजोन है ना। ओजोन क्या होता है, ओजोन होती है दो तरह से। जैसे जब हम एटमॉस्फेयर पढ़े थे, मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में जब बताया था कि एटमॉस्फेयर होता है, तो उसमें क्या होता है, पहले ट्रोपोस्फेयर है, फिर स्ट्रेटोस्फेयर है ना। तो स्ट्रेटोस्फेयर में तो एक ओजोन की लेयर पाई जाती है, हम बोलते हैं उसका डिप्लीशन हो रहा है, वो गलत है। तो वो जो स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन होती है उसको तो हम बोलते हैं गुड ओजोन। वो क्या होता है, जैसे सूर्य की विकिरणों से हमें बचाती है ना। सूर्य की जो पैराबैंगनी जो विकिरणें हैं, जो हार्मफुल रेडिएशन है, वो वहां आती है, ऐसे लेयर पे आती है, उससे टकराती है और वापस चली जाती है। तो जो स्ट्रेटोस्फेयर में एक पूरी लेयर बनी हुई है ओजोन की, वो तो हमारे लिए क्या है, उसको हम बोल सकते हैं गुड ओजोन, क्योंकि वो हमारे लिए अच्छी है। लेकिन जो ट्रोपोस्फेयर है, जो जमीन के जस्ट ऊपर वाला पार्ट है ना, जो अर्थ के जस्ट ऊपर वाला पार्ट है, उसमें क्या होती है, उसमें तो ऑक्सीजन वगैरह सांस लेने के लिए होती है ना, नाइट्रोजन होती है और अदर एलिमेंट्स होते हैं। उसमें क्या होती है, उसमें जब ओजोन चली जाती है ना, तो वो सांस में आ जाती है हमारे, तो वो होती है बैड ओजोन। वो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है, मतलब जैसे ऑक्सीजन जाएगी उसमें कुछ रिएक्शन होगा और वो O3 बन जाएगा, ठीक है। ये
VOC जो वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कार्बन है, इसका नॉक्स मतलब NO2 या NO3, इसके साथ में सनलाइट के साथ में रिएक्शन होके और एक ग्राउंड लेवल ओजोन बन जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बेड ओजोन। तो बेड ओजोन कहाँ पे होती है, ट्रोपोस्फेयर में, जो जमीन के जस्ट ऊपर, क्योंकि वो हमारी सांस के अंदर जा सकती है ना। और एक ऊपर होती है स्ट्रेटोस्फेयर में, उससे तो हमारा कोई कांटेक्ट नहीं है, वहां पे एक लेयर बनी हुई है, पूरी एक परत बनी हुई है। वो क्या है, वो सन से हमें प्रोटेक्ट करती है, सन से जो आने वाली हार्मफुल विकिरण उनसे, रेडिएशन से। तो उसको हम क्या बोलेंगे, गुड ओजोन। तो स्ट्रेटोस्फेयर में जो है वो क्या है, गुड ओजोन। ट्रोपोस्फेयर में क्या है, बैड ओजोन। ठीक है। उसके अलावा तीसरा क्राइटेरिया पॉल्यूटेंट्स क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO, है ना। ठीक है। ये इनकम्प्लीट कंबशन से बनता है, मतलब जब हमने कोई चीज जलाई, वो ठीक से नहीं जली, तो उससे CO बन जाएगा। ठीक है। उसके अलावा है लेड, है ना, इंडस्ट्रीज वगैरह से निकलता है ना। ये क्या होता है, ये डिसेबिलिटीज कर सकता है बच्चों में, टॉक्सिक टॉक्सिक टू लीवर, किडनी, ब्लड फॉर्मिंग, इन सब के लीवर होता है ये ना, मतलब टॉक्सिक होता है। ठीक है। अब जो तीसरा क्या है, पार्टिकुलेट मैटर, PM10 और PM2.5। ठीक है। पार्टिकुलेट मैटर का जो एक साइज है 2.5 से ज्यादा होता है और 10 mm से बीच में होता है। ये क्या होता है हमारा, ये साइज हम इनहेल कर सकते हैं, है ना। तो इस PM10 को हम क्या मानते हैं, नुकसानदायक मानते हैं। इससे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, जो छोटे छोटे पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं। उसके अलावा क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड, है ना, ये भी है ना, जो कॉल के कंबंशन से, इन सब से निकलता है, मेटल्स मेल्टिंग से, है ना। एसिड रेन हो सकता है इससे, नॉक्स के साथ में, और भी कई तरह के एसिडिफिकेशन और उस सब में ये इकोसिस्टम के लिए हार्मफुल है ना। ये आपका डायरेक्टली इमिटेड पार्टिकुलेट मैटर और उसके सबका ये है ट्रेंड्स है। ठीक है। ये भाई किस तरह से कंपैरिजन है कि देखो इस ईयर से इस ईयर में कितना बढ़ गया है ना। तो ज्यादातर आपके जो पॉल्यूटेंट्स है वो बढ़ रहे हैं ना, परसेंटेज चेंज, है ना। ये US का है ना, US में एरिया और इमिशन ट्रेंड्स किस तरह से बढ़े हैं। अब अपना एक क्या है, नाक, है ना, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है। तो उसमें ना एयर क्वालिटी के लिए क्या है ना, कि एक परमिसिबल लिमिट दी गई है। तो उससे ऊपर वाली लिमिट में कितने लोग रह रहे हैं, उसके लिए ग्राफ है। ये सब रिप्रेजेंटेशन के लिए आपको याद नहीं करनी है ये चीजें। ठीक है। आपको ध्यान में रखना है कि एयर पोल्यूशन क्या है, कौन से पॉल्यूटेंट्स हैं जो एयर का पोल्यूशन करते हैं, और एयर पोल्यूशन के क्या क्या इफेक्ट होते हैं, जैसे कि अपने बताया ना, ओजोन डिप्लीशन है ना। उसके अलावा हाँ, इकोसिस्टम के लिए हार्मफुल है, इंसानों के लिए हार्मफुल है, एसिड रेन है, एसिडिफिकेशन है ना। अब कंट्रोल मेजर्स के लिए हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल मेजर्स के लिए एयर पोल्यूशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, कि हम जो गाड़ियां वगैरह हैं उनमें स्क्रबर्स लगाएं, जो मतलब पोल्यूटेंट्स हैं उनका वहीं पे मतलब उनको रोका जाए, गाड़ियों का कम करें हम जो यूज है। फिर फैक्ट्रीज में अच्छे फिल्टर्स हो, है ना, जो पोल्यूटेंट्स को वहीं पे वो कर सके। फिर इस तरह की चीजों को किया जा सकता है पोल्यूशन को कम करने के लिए, है ना। इसके बाद में अब जो इंडिया में हम बात करते हैं ना, इंडिया में नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है ना। उसके अलावा क्या है, CPCB, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जो कि पोल्यूशन कंट्रोल के लिए काम करता है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, हर तरह के पोल्यूशन के लिए। ठीक है। अब CPCB है ना, लगातार क्या करता है, जो आपके क्राइटेरिया एयर पोल्यूटेंट्स है ना, इनको लगातार आपका वो करता रहता है,
कंट्रोल करता, देखता रहता है, उसकी मॉनिटरिंग करता रहता है ना। अब एयर पोल्यूशन का लीगल एस्पेक्ट क्या है? एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट आया था 1981 में, तो उसके तहत एयर पोल्यूशन का कंट्रोल किया जाता है ना। ठीक है, तो अब क्या है ना, फैक्ट्रीज वगैरह को पोल्यूशन अंडर कंट्रोल का एक सर्टिफिकेट देना पड़ता है, पीयूसी का, उससे पहले ना, स्टैब्लिश करने से पहले। ठीक है, अब हम बात करेंगे वाटर पोल्यूशन की। तो एयर पोल्यूशन, जैसे हमने बात की एयर पोल्यूशन क्या होता है, वैसे वाटर पोल्यूशन क्या होता है? जब वाटर में कोई अनवांटेड या हार्मफुल एलिमेंट्स आ जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं वाटर पोल्यूशन। तो इसके अंदर वाटर पोल्यूशन में क्या क्या आएगा वाटर पोल्यूशन के अंदर? कि जब वाटर के अंदर कोई हार्मफुल या अनवांटेड एनिमल्स आ गए, है ना। तो जो करंट वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है ना, तो उसके अकॉर्डिंग 10% ऑफ नहीं सॉरी 70% ऑफ रिवर्स, 68% ऑफ इस्चुरीज एंड 60% ऑफ लेक जो है ना, जो हमारे जो मैंडेट गोल्स है, जो पोल्यूशन के स्टैंडर्ड्स हैं, उसके अंदर नहीं आती है। ठीक है, मतलब कि वो पोल्यूटेड है समहाउ, है ना। तो इसमें क्या क्या किस तरह से, एक तो जो रन ऑफ आता है एग्रीकल्चर लैंड से, उससे पोल्यूशन होता है ना। स्टॉर्म वाटर फ्लोज जो होते हैं सिटीज से, है ना, उसमें भी बहुत सारी वाटर बॉडीज में पोल्यूशन होता है। तो वाटर पोल्यूशन कैसे कैसे हो सकता है? एक तो जो ग्राउंड वाटर होता है उसमें सीपेज हो जाता है ना, जो टॉक्सिक एलिमेंट्स हैं, नॉन पॉइंट सोर्सेज है उनसे, है ना। आ, तो उस वजह से, तो उससे क्या होगा कि वाटर पोल्यूशन की वजह से अपना ग्राउंड वाटर भी पूरा खराब हो सकता है, फिर पीने का पानी सारा पोल्यूटेड हो सकता है। फिर हैबिटाट्स है ना, जैसे वेटलैंड्स वगैरह, इनका लॉस होता है क्योंकि इनमें पोल्यूशन होता है ना। फिर जैसे जो हमारी फूड चेन है, जैसे फिश वगैरह में भी क्या होता है, वो वाटर में रहती है, वाटर पॉल्यूटेड है, तो उनके अंदर क्या होगा, टॉक्सिक सब्सटेंस अक्यूमुलेट हो जाते हैं, जिसको है ना बायो अक्यूमुलेशन बोलते हैं। तो वो भी कॉन्टामिनेटेड हो सकती है ना। माइक्रोबियल कॉन्टामिनेशन होता है ना। तो इससे काफी सारे प्रॉब्लम्स, हेल्थ एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो जो पोल्यूशन सोर्सेज है, एक तो होता है पॉइंट सोर्स, जैसे मैंने बताया ना, स्टेशनरी सोर्स जो हमने एयर पोल्यूशन में बोला, स्टेशनरी सोर्स या पॉइंट सोर्स, उसमें क्या होता है, स्टेशनरी सोर्स या पॉइंट सोर्स के अंदर में जो एक जगह पे सोर्स है ना, पोल्यूशन का, उसको हम बोलते हैं स्टेशनरी सोर्स या पॉइंट सोर्स, है ना। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, जैसे कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, वेल है ना, इंडस्ट्रियल सोर्स है, जैसे इंडस्ट्रियल से गंदा पानी जो आउटलेट्स है उनसे निकल रहा है, वो भी सीधा पानी में छोड़ा जाता है ना, तो उससे नदियों वगैरह में तो वाटर पोल्यूशन हो जाता है, या वो रन ऑफ के साथ चला जाता है। उसके बाद में है ना नॉन पॉइंट सोर्स या मोबाइल सोर्स जो होते हैं, है ना, जो डिफ्यूज होते हैं एक एरिया में, वो तो वो ज्यादा कंटामिनेशन फैलाते हैं ना, जैसे कि रन ऑफ हो रहा है, ठीक है, फर्टिलाइजर का, हर्बिसाइड्स का, इंसेक्टिसाइड्स का, है ना, रेजिडेंशियल एरिया में, है ना, और एग्रीकल्चर एरिया से ऑयल, ग्रीस, टॉक्सिक केमिकल्स जो अर्बन रन ऑफ में आते हैं ना, तो एनर्जी प्रोडक्शन की जो जगह है वहां से रन ऑफ होगा, है ना, सेडिमेंट्स और ये सब। तो इससे क्या होगा कि ये आपकी नदियों में चला जाएगा ये पानी, है ना, ये इस तरह का रन ऑफ होके, तो वो पूरे वाटर को पॉल्यूटेंट पॉल्यूट कर देंगे या प्रदूषित कर देंगे। ठीक है, इसके बाद में है, हम बात करेंगे सोर्स ऑफ पॉइंट एंड नॉन पॉइंट पॉल्यूशन, है ना। पॉइंट सोर्सेस कौन से हैं? पॉइंट जो पोल्यूशन है, या जिसको हम स्टेशनरी या पॉइंट सोर्स बोलते हैं,
जैसे कि वेस्ट वाटर इफ्लुएंट है ना, म्युनिसिपल या रन ऑफ लीचेस फ्रॉम वेस्ट डिस्पोजल साइट है ना, एक ही जगह से है ना, माइंस का सम स्वीर आउटफॉल्स होते हैं है ना, कंस्ट्रक्शन साइट्स में है या इंडस्ट्रियल साइट्स में है, या ओवरफ्लो हो गया है ना, जो सैनिटरी स्वेट्स वगैरह है उनका। नॉन पॉइंट सोर्स में जैसे कि एग्रीकल्चर है, वो फैला हुआ है बहुत दूर में, उससे रन ऑफ हो गया है ना, जो अर्बन रन ऑफ है ना। उसके अलावा सेप्टिक जो पॉइंट्स है वहां से लीच या मतलब लीक हो गया या रन ऑफ हो गया, ठीक है। एटमॉस्फेरिक डिपोजिशन हो गया ना वाटर सरफेस पे, जैसे अपन बात कर रहे थे ना, नाइट्रोजन ज्यादा होता है, फिर वो बारिश के साथ में या वैसे आपका पानी में आ जा सकता है ना। फिर उसके बाद में जैसे कई एक्टिविटी, जैसे वाटर लॉगिंग हो जाता है ना, जो वेटलैंड्स हैं उनमें अगर पोल्यूशन हो गया है ना, जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रहा है तो उससे भी वाटर पोल्यूशन हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से देखो आप, अर्बन रन ऑफ है ना, या फिर एग्रीकल्चर लैंड जो है वहां से रन ऑफ हो जाता है ना, वाटर का। इसमें दिया हुआ है कि कितना लगभग पॉल्यूटेड है रिवर्स है ना, कितना लेक्स है, कितना एस्चुरीज है जो कि पॉल्यूटेड है ना। उसके बाद में इसमें पॉल्यूटेंट और उसके सोर्स है ना, जैसे कि मतलब रिवर में किस तरह से पॉल्यूटेंट्स कौन से ज्यादा आते हैं, फिर लेक्स में कौन से पॉल्यूटेंट्स हैं, इश्चुरीज में कौन से पॉल्यूटेंट है। फिर जो यूएस इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है उसका जो इन्वेंट्री है ना, उसमें क्या क्या है, ठीक है। फिर अपने जो अपना एक यहाँ पे भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी है ना, उसके बारे में भी, उसके बाद में भी एक्ट आया है। और वाटर पोल्यूशन एंड प्रिवेंशन जो एक्ट है वो आपका है 1988 में, ठीक है। फिर WHO की रिपोर्ट से है ना, जिसमें ये बताया गया है कि कितने केमिकल्स होते हैं, क्या उसका रन ऑफ वगैरह है, वो सब आपको इतना याद नहीं करना है, बस ये जानने के लिए है। फिर उससे तरह की रिपोर्ट से इनकी लिमिट्स क्या है ना। ये टोटल रिलीज के बारे में बात करा गया है कि किधर से कितना कितना रिलीज होता है ना, कि मतलब वाटर पोल्यूशन की मैन्युफैक्चरिंग से, मेटल माइनिंग से, कोल माइनिंग से, इलेक्ट्रिकल यूटिलिटी से, कैम होलसेल से, पेट्रोल बल्क टर्म से है ना, या ये सॉल्ट रिकवरी से, ठीक है। फिर अब तो ये बात होगी। अब जब हम इंडिया के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे क्या है, CPCB है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, तो वो पॉल्यूशन के बारे में और बात करता है ना, ठीक है। वाटर पोल्यूटेंट्स कौन से होते हैं मैंने आपको बता ही दिया है ना। फिर इंडिया की जो रिवर्स है वो ज्यादातर पॉल्यूटेंट्स ही है ना। फिर अपने नेशनल गंगा, अभी वो चल रहा है ना गंगा एक्शन प्लान, यमुना एक्शन प्लान, उसमें क्या हो रहा है कि इनको पॉल्यूशन को कम करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। फिर अपना क्या है, वाटर पोल्यूशन प्रिवेंशन एक्ट है, ठीक है। तो इस तरह से ये पोल्यूशन के लिए काम है, ठीक है। फिर नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी है जो कि 2009 में फॉर्म की गई थी, तो उसमें उसके तहत गंगा एक्शन प्लान है जिससे गंगा को भी क्लीन किया जा सक रहा है। एक्चुअली ये आज की जो आपकी
एक यूनिट के लिए केवल एक ही क्लास मिली है, तो मैं थोड़ा जल्दी पढ़ा रही हूँ, आप लोगों को फिर सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, है ना। थोड़ा सा जो नोट्स दिए हुए हैं आपके, उनमें से आप सेल्फ स्टडी कर लीजिएगा प्लीज। आपके जो वेबसाइट पे एसओएल के नोट्स हैं आपने डाउनलोड तो कर ही लिए होंगे, वो बस सफिशिएंट है, वो मतलब वो बुक जो एसओएल की ईवीएस की दी हुई है वो आपके लिए सफिशिएंट है। वो हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है ना, क्योंकि ये आज में कवर करना है। फिर क्या होगा ना कि एक ही क्लास मिली है केवल, और बड़ा है ये काफी आपका चैप्टर, तो इसको आज में कवर करना है, तो मैं आपको शॉर्ट शॉर्ट में जो की चीजें हैं वो बता दूंगी। फिर आप क्लास में क्वेश्चन पूछ सकते हो, सेल्फ स्टडी करना। नेक्स्ट क्लास में अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना, मैं नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा इसमें से कवर कर लूंगी, है ना, क्योंकि ज्यादा टाइम तो दे नहीं पाएंगे, पर नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा कवर कर लूंगी, फिर यूनिट 6 जब पढ़ाने स्टार्ट करेंगे तब। ठीक है, तो उसके बाद में हम बात करेंगे सॉइल पोल्यूशन की, है ना, सॉइल या लैंड पोल्यूशन। ठीक है, उसमें जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है ना, जो निकलता है वेस्टेज वगैरह लैंड पे कितना आता है ना, उसके बारे में। सो इंडस्ट्रियल वेस्ट क्या है, जो मैन्युफैक्चरिंग से जो वेस्ट निकलता है, तो इसको हम म्युनिसिपल वेस्ट में भी नहीं है और ये हजार्डस वेस्ट में भी नहीं है, पर इसमें काफी हार्मफुल चीजें भी होती है ना। सो तो इतना कितना 7.6 बिलियन टन ऑफ नॉन हजार्डियस इंडस्ट्रियल वेस्ट निकलता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं लैंड पोल्यूशन के लिए तो जिम्मेदार है ना। हजार्डियस तो जो एकदम ही मतलब खतरनाक है, जैसे कि रेडोन वगैरह, या जो आपके एटॉमिक जो पावर प्लांट, एटॉमिक जो प्लांट्स होते हैं उनसे जो निकलते हैं वेस्ट, है ना, जिनमें बहुत सारी रेडिएशन वगैरह होती हैं। तो ये सॉलिड वेस्ट है ना, जो क्या है आपका, इसमें 0.07% है ना, पॉइंट मतलब 07 जो कंट्रीब्यूशन है वो तो आपका है नॉन हजार्डियस वेस्ट का, बाकी है नॉन हजार्डियस वेस्ट। उसमें भी क्या है, 6.5 कंट्रीब्यूशन है आपका मैन्युफैक्चरिंग का, 1.7 है आपका माइनिंग का, 1.4 है ऑयल गैसेस का, एग्रीकल्चर का, एमएसडब्ल्यू का और अदर सोर्सेज, ये इस तरह से दिया हुआ है ना। ठीक है, एमएसडब्ल्यू मतलब म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। ठीक है, जो हम यूएस प्रोटेक्शन एजेंसी ने, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी ने म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट की क्या डेफिनेशन दी है, वेस्ट जिसमें इंक्लूड होता है ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स, कंटेनर्स, पैकेजिंग, फूड स्क्रैप यार्ड, ये सब जिसमें होता है उसको हम म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट के अंदर करते हैं, कंसीडर करते हैं, है ना। इसमें वो अप्लायंसेस है, ऑटोमोबाइल टायर्स है, न्यूज़पेपर है, क्लोथिंग बॉक्स है, डिस्पोजेबल टेबल वेयर है, ऑफिस क्लासरूम, जो भी मतलब आपका शहरों से जो बेसिकली जो वेस्ट निकलता है, तो उसको हम म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट के अंदर कंसीडर करते हैं। तो ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए जो मतलब क्या क्या फैसिलिटीज ग्रोथ हुई है वो उसके लिए ग्राफ शो कर रहा है। ठीक है, तो ये बात है अपने, ये एडिशनल रिसोर्सेज हैं, आप ये फोटो खींच सकते हैं अगर आपको वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, सॉइल टॉक्सिक रिलीज इन्वेंट्री, सॉलिड वेस्ट, इसके बारे में और ज़्यादा कुछ पढ़ना है तो आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं यूएसईपी की साइट से। और वैसे तो मतलब आप जो एसओएल के नोट्स हैं वो आपके लिए काफ़ी मतलब हेल्पफुल रहेंगे। तो जो एक्सेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स है उसकी वजह से भी क्या होगा कि पोल्यूशन होगा। फिर मरीन पोल्यूशन है, मतलब जो समुद्र के पानी का है, तो वो सेम एज वाटर पोल्यूशन के अंदर ही आ जाएगा, है ना। फिर ऑयल स्पिल डिजास्टर हुई थी 1989 के बारे में, उसमें थोड़ा सा आपके एक बुक में लिखा हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद में एक नॉइस पोल्यूशन भी एक है। वैसे नॉइस पोल्यूशन क्या है ना कि वो एक्चुअली वैसे उसमें कोई पोल्यूटेंट नहीं होते हैं, पर नॉइस का लेवल ज्यादा बढ़ जाएगा
तो वो एक अलग से कैटेगरी हम मान सकते हैं। वैसे एयर पोल्यूशन का पार्ट नहीं है नॉइस पोल्यूशन। तो उसपे क्या होता है, जैसे कि साउंड लेवल होता है 80 डीबी, है ना, और उससे लेके 130 डीबी तक हमारा कान आराम से सुन सकते हैं। उसके ऊपर फिर वो क्या होता है कि नॉइस उसमें आ जाता है, मतलब नॉइस पोल्यूशन में आ जाता है, उससे ज्यादा जब रहेगा तो। ठीक है, उससे ऊपर आपको बहुत सारे मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है आपकी। इंट्राटेन्यूसर रैप्चर हो सकता है मेम्ब्रेन का, जो कान मेम्ब्रेन होती है उसका। फिर थोड़ा बहुत इसमें न्यूक्लियर हजार्ड्स और थर्मल पोल्यूशन के बारे में भी बात करी गई है। वो इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि थर्मल पोल्यूशन क्या होता है। जो जो थर्मल प्लांट्स होते हैं उनसे जो पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं, उनसे जो एक्सेस हीट निकलती है, उसको हम थर्मल पोल्यूशन बोलते हैं। फिर न्यूक्लियर जो पावर प्लांट्स होते हैं उनमें न्यूक्लियर हजार्ड होता है, क्योंकि वहां पे हार्मफुल वो रेडिएशंस वगैरह होते हैं ना, जो न्यूक्लियर एलिमेंट्स होते हैं, तो उससे थोड़ा वो ज्यादा जैसे यूरेनियम, थोरियम, रेडोन, ये सब होता है, तो ये थोड़ा ज्यादा हार्मफुल है। इससे कैंसर, कार्सिनोजेनिक भी होती हैं ये, है ना। ठीक है, यही इम्पोर्टेंट चीजें हैं, मैंने आज थोड़ा सा जल्दी जल्दी में कवर कर लिया है ना। फिर अपन जैसे पोल्यूशन को कम करने के लिए क्या क्या करते हैं, एक तो इंसिनरेशन होता है, पोल्यूटेंट्स को जला देते हैं कंट्रोल कंडीशन में, है ना। फिर उसके अलावा आपका जो वर्मी कंपोस्टिंग होता है, कि जो वेस्ट है उसको कंपोस्ट करा लो, है ना, जो अ, उनके थ्रू, केचुए के थ्रू, तो उसको हम वर्मी कंपोस्टिंग बोलते हैं। तो सॉरी, सॉरी। फिर आपके कई जो बहुत ज्यादा टॉक्सिक वेस्ट होते हैं, फिर रेडियो एक्टिव वेस्ट होते हैं, इनको हम क्या बोलेंगे, हजार्डियस वेस्ट बोलेंगे, है ना। इससे ब्रेन डिजीजेस हो सकती है ना, बर्थ डिफेक्ट हो सकता है, क्रोनिक और एक्यूट पॉइजनिंग, मतलब एकदम से पॉइजनिंग की तरह हो सकता है ना। इसकी सडन डेथ भी हो सकती है, या फिर किडनी लिवर डैमेजेस हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो इन्वायरमेंट में ना, बर्ड्स में, मैमल्स में, इनमें रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर या फेलियर्स हो सकता है, ग्राउंड वाटर का कंटामिनेशन हो सकता है, बायो अकोमोलेशन हो सकता है। जैसे जो फिश वगैरह में मैंने बताया था ना, फिश में क्या होता है, जो हैवी मेटल्स है, टॉक्सिक मेटल्स है, वो उनकी बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाते हैं, मतलब, तो उसको हम बोलते हैं बायो अकोमोलेशन। फिर वो एक, मतलब एक फिश से दूसरे उसमें चले जाएंगे, तो उसको क्या बोलेंगे हम, बायोमैग्निफिकेशन, मतलब दूसरे, कोई दूसरा जीव उसको खाएगा, उसमें चला जाएगा, तो इस तरह से वो मैग्नीफाई होता रहेगा। फिर एक मीना माता डिजीज हुई थी पहले ना, मरकरी से, वो बहुत ज्यादा हो गई थी एक बार, है ना। तो इस तरह की जो, अब हम अपना खुद का क्या रोल हो सकता है इंडिविजुअल का, है ना। एक तो सरकारी जो है ऑब्वियसली वो तो होना ही चाहिए, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। बट खुद का इंडिविजुअल रोल क्या हो सकता है, इसमें आपकी पब्लिक अवेयरनेस, ट्रेनिंग, ये सब तो सरकार के द्वारा करानी है ना। फिर इंडस्ट्रीज को आपको कंट्रोल करना है ना। इंसेंटिव्स दिए जाने चाहिए ताकि मिटिगेशन हो सके, है ना। तो ये तो है ही। फिर इंडिविजुअल का क्या रोल हो सकते हैं, इंडिविजुअल का ये रोल हो सकता है कि हम कैसे पॉल्यूशन को कम करें। तो एक तो हमें हर जीव की लाइफ की रिस्पेक्ट करनी है। तो हमें वाटर में देने वाले जीव है, तो उनको कोई नुकसान ना हो, इसलिए कचरा कभी बाहर ना फेंके, डस्टबिन में फेंके, कम से कम वेस्ट प्रोड्यूस करें, है ना। और जो यूज कम करें, है ना, पेपर वेस्ट वगैरह, पेपर का उनका, है ना। फिर आप जो भी घरों में जो भी चीजें यूज करते हैं उनमें
भी देखें कि उसमें कितना पोल्यूटेंट्स लीक कर सकता है ना। फिर पेस्टिसाइड्स वगैरह का ना यूज करें, ऑर्गेनिक चीजों का ही यूज करें, है ना। प्लास्टिक कैरी बैग्स वगैरह ना यूज करें, है ना। और रिसाइकिल करें, जितनी भी चीजें रिसाइकिल हो सकती है। अपन ने 4R का सिद्धांत पढ़ा था ना पहले, 4R का। उसमें क्या होता है कि कम से कम रिड्यूस, मतलब कम से कम यूज करें कोई भी इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज है। फिर रीयूज करें तो वेस्ट कम जनरेट होगा ना, जो है जो। फिर रिसाइकिल करें, कि जो भी न्यूज़पेपर वगैरह है, जो भी चीजें रिसाइकिल हो सकती है उनको रिसाइकिल करें। और फिर उसके बाद में रिकवरी करें जो मेटल्स वगैरह है उनकी वेस्ट से। तो क्या होगा कि हैवी मेटल पोल्यूशन ये नहीं होगा। फिर इंडिया में जो मेजर रिवर्स है उनमें सब में तो बहुत ज्यादा पोल्यूशन है। फिर हमने बात की कि अलग अलग एक्शन प्लान्स है, गंगा एक्शन प्लान है, ये है वो है ना। ठीक है। यमुना एक्शन प्लान है, ये सब चीजें हैं। अब आप थोड़ा सा खुद से बुक में पढ़ लेना एक बार। तो अपन जो SOL के आपको नोट्स मिले हुए हैं वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिए, अगर अभी तक किसी ने नहीं किए तो। फिर उसके बाद में अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे उस चीज को। ठीक है। अभी मैं एक बार क्वेश्चन आंसर्स देख लेती हूँ, किस किस के क्वेश्चन आंसर्स हैं। ठीक है। तो उसको मैं एक बार क्वेश्चंस देख लेती हूँ, फिर आंसर कर देते हैं, और फिर हम नेक्स्ट क्लास में आप जो भी बात करनी होगी वो कर लेंगे। मतलब जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप पेपर सेल्फ स्टडी कर देना, है ना। तो अब दीपांशु ने पूछा है कि मैम कौन सी बुक परचेज करनी है। तो बुक आपको कोई नहीं परचेज करनी है, मतलब जरूरी नहीं है। आप SOL के जो नोट्स हैं वो आपके लिए सफिशिएंट है पढ़ने के लिए। बाकी मैं प्रेजेंटेशन शेयर कर दूंगी, तो आप बस आपके लिए इतना सफिशिएंट है। SOL की वेबसाइट से जाके EVS की जो बुक दी हुई है, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश के लिए डाउनलोड कर लें और हिंदी मीडियम वाले हिंदी के लिए डाउनलोड कर लें। ठीक है। अब इसमें क्या है कि वैसे अगर किसी का ज्यादा ही भाई किताब से ही पढ़ने का मन है, तो ये इरेक बरूचा करके किताब है। ठीक है। ERCHBHARUCHA, इन्वायरमेंटल स्टडीज करके, है ना। इन्वायरमेंटल स्टडीज है, इरेक बरूचा ऐसा कवर आएगा इसका। ये आप लोग परचेज कर सकते हैं। उसके अलावा SP शर्मा है ना, SP शर्मा है, JS शर्मा, SP शर्मा की इन्वायरमेंटल साइंस एंड बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन करके हैं। तो वो आप वो पढ़ सकते हैं, उसमें थोड़ा डिटेल में दिया हुआ है। ठीक है। गुड इवनिंग। ओके, गुड इवनिंग। इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन से हैं? इन तो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं आपका इसमें कि पोल्यूशन क्या होता है ना, पहली बात तो। फिर आपका जैसे एयर पोल्यूशन के क्या क्या कारण है, क्या क्या उसके सोर्सेज है ना। एयर पोल्यूशन के आप सोर्सेज के बारे में, प्राइमरी और सेकेंडरी जो है, मतलब कौन से हैं, जैसे NO2, SO4, CO, है ना, इनके बारे में ये क्वेश्चन आ सकता है। ये आपका काफी इम्पोर्टेंट है। थोड़ा सा वाटर पोल्यूशन के बारे में भी पढ़ लें, और लैंड पोल्यूशन के बारे में क्या, मतलब कितना है, बस ये इतना ही है इसमें ज्यादा इम्पोर्टेंट। हाँ, अब किसी ने पूछा टाइप ऑफ पोल्यूटेंट क्या होता है। तो टाइप ऑफ पोल्यूटेंट हमने बात की ना कि कौन से तरह के होते हैं। जैसे प्राइमरी सोर्स से आए, है ना, फिर सेकेंडरी सोर्स से आए तो हमने उनको प्राइमरी पोल्यूटेंट्स बोला, सेकेंडरी पोल्यूटेंट बोला, मोबाइल सोर्स से, नॉन मोबाइल सोर्स से। तो ये टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट्स हो गए। पोल्यूटेंट मतलब प्रदूषक, जो प्रदूषण फैला रहा है ना। इम्पोर्टेंट टॉपिक मैंने बता ही दिया। यूट्रोफिकेशन क्या होता है? बुक का मैंने बता दिया आपको। यूट्रोफिकेशन क्या होता है? यूट्रोफिकेशन है कि जब कोई भी वाटर बॉडी है उसके अंदर पॉल्यूटेंट्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं। जब पॉल्यूटेंट्स बहुत ज्यादा फैल जाते हैं किसी भी वाटर बॉडी में, तो उसको बोलते हैं यूट्रोफिकेशन।
सॉरी मैंने गलत बोल दिया, पॉल्यूटेंट्स नहीं, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स, जैसे कि नाइट्रोजन है। अब नाइट्रोजन ऑक्साइड होगा तो वो तो पॉल्यूटेंट हो जाएगा, वैसे नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा है, बहुत ज्यादा हो गई एक्सेस, तो वहां पे क्या हुआ, एकदम से बहुत सारे जो छोटे छोटे प्लांट स्पीशीज है वो ग्रो कर जाएंगे, पूरे वाटर को भी, बॉडी को कवर कर लेंगे। तो जैसे कि बहुत सारे सवाल आ जाते हैं, अपन देखते हैं ना ग्रीन ग्रीन, या फिर जलकुंभी पूरी वाटर बॉडी को कवर कर लिया, तो उससे क्या होती है, वहां की बायोडाइवर्सिटी खत्म हो जाती है और वहां पे कोई और प्लांट्स वगैरह नहीं उग पाते, और जीव नहीं, नीचे ऑक्सीजन भी नहीं जा पाती। तो इस सिचुएशन को हम बोलते हैं यूट्रोफिकेशन, है ना, ज्यादा, बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होने की वजह से, इस सिचुएशन को हम बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। ये गामा और स्पीशीज रिचनेस में किसी ने डिफरेंस पूछ रखा है, ये सवाल कल भी आया था, मैंने जवाब, मतलब पिछली क्लास में भी आया था, मैंने जवाब दे दिया था कि स्पीशीज रिचनेस, जो नंबर ऑफ स्पीशीज कितनी है उसको बोलते हैं। गामा इज लाइक बायोडाइवर्सिटी के, जो हम अलग अलग बात करते हैं ना, स्पीशीज डाइवर्सिटी होती है, उसको हम बीटा डाइवर्सिटी बोलते हैं, अल्फा डाइवर्सिटी हम बोलते हैं, जेनेटिक डाइवर्सिटी को, गामा हम इकोसिस्टम डाइवर्सिटी को बोलते हैं। ठीक है, उसके अलावा नोट्स मैं यहीं पे पुट करूंगी, अभी साथ में ही एक साथ में पुट कर दूंगी जो प्रेजेंटेशंस हैं वो। और उसके अलावा आप एसओएल की वेबसाइट से जाके ईवीएस के नोट्स डाउनलोड कर लीजिए, या वहां से जाके कलेक्ट कर लीजिए जो हार्ड कॉपीज में मिलते हैं तो। ठीक है, ये हमारी बात हो गई क्वेश्चन आंसर सेक्शन की। ओके, इसके अलावा कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, और बाकी आप खुद से अभी पढ़ो, फिर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बुक्स अगर आपको एसओएल के नोट्स के अलावा कुछ पढ़नी है तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे बुक्स का नाम, आप वो पढ़ सकते हैं, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है, इन्वायरमेंटल स्टडीज करके, हिंदी इंग्लिश में इन्वायरमेंटल स्टडीज होगी और हिंदी में इस बुक का नाम होगा पर्यावरण अध्ययन, है ना। ठीक, ये है इरेक भरूचा, इसके ऑथर है। ठीक है, इरेक भरूचा। ओके, ये आपकी बुक है, इफ यू विश टू रीड बुक। ओके, मैंने डाल दिया है अनाउंसमेंट में, आप बुक का नाम वहां से देख लें अगर किसी को परचेज करनी हो तो। क्वेश्चन आंसर हो गए हैं। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर योर टाइम। अब हम नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ह्यूमन और एनवायरनमेंट के बारे में। ठीक है, और थोड़ा सा जो भी पोल्यूशन से इंडियन सिनेरियो में अगर कुछ रह गया है, क्योंकि आज बहुत एक ही क्लास मिली है इसके लिए, तो बहुत जल्दी जल्दी में पढ़ाना पड़ा, तो हम वो बात कर लेंगे। ठीक है, सोशल इश्यूज और इन्वायरमेंट के बारे में, और उसके बाद में हम पढ़ेंगे ह्यूमन पॉपुलेशन और इन्वायरमेंट के बारे में। ठीक है, थैंक यू सो मच।